मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। नो गो एरिया बहुत कम कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशंस में आपको भी जो भी सुझाव थे, आपने जो कुछ भी कहा, उनके अनुसार हमने अपने एक्ट्स और रूल्स में भी बदलाव किए हैं। यदि आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना तय है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। LNG ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल में ही भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही LNG के लिए देश के पोर्ट्स पर टर्मिनल के निर्माण में भी निवेश की अनेक संभावनाएं हैं। रीगैसिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए इन्वेस्ट करने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, LNG के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी अब जरूरत है। बीते सालों में इस पर हमने बहुत निवेश किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं हैं। आज भारत के कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच चुका है और हम तेजी से अन्य शहरों में भी इससे जोड़ रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। साथियों, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। साथियों, हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया।
इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी को इंडिया एनर्जी वीक की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, that is Prime Minister Narendra Modi. In accordance, as far as the India-EU trade deal is also concerned, he's hailed that as he inaugurated the 4th edition of the India Energy Week. And this is now taking place as far as the addressing of the delegation that the Prime Minister has now done. And this will now focus on strengthening energy and security and mobilizing investment in advancing practical and scalable pathways as we are looking at this 3-day event that is now taking place in India. In the meantime, let's talk about what the Prime Minister was also mentioning as far as trade deal is now concerned and how India is now looking up when it comes to finalizing the mother of all trade deals, the free trade agreement or the FTA with the European Union that comprises of nearly 27 countries. Official level negotiations for the proposed agreement that will boost two-way commerce and strengthen economic ties that are already set to be complete, and India asserts that the trade deal is a balanced and forward-looking one that helps improve India's economic integration with the EU. Now, the deal is expected to be signed as this year and it may come into effect early next year. The pact has been finalized after nearly 2 decades of negotiations, and over the past 3 days, European Commission President, who has been in India, has repeatedly underscored that India and Europe have consciously chosen a path to strategic partnership, dialogue and openness. Ursula has now highlighted that together India and the EU are demonstrating to a fractured world that an alternative, more collaborative way forward is possible. She's further emphasized that the thriving India contributes to global stability, prosperity and security that benefits the entire world. Let's connect with Tushar Gupta and Pathikrit Payan joining us here on the broadcast. Good morning to both of you. You know, Tushar, we just heard the Prime Minister, and when we speak of the two sides expected to produce a broader vision when it comes to navigating uncertainties that is triggered by President Trump and his policies, why do you believe that it is now being called as the mother of all deals? Well, good morning, Amita. Look, the EU and India have been under hammer from the Trump tariffs. The world is right now in unprecedented chaos, and we don't know really what lies ahead. In these circumstances, it's obviously ideal for India and EU, two economic entities that have trade around $136 billion, to open up their borders. Let's be very honest, India also has very high tariffs on several products we import from the EU, and it would be good if we can lower the tariffs on, say, cars, on wines, on spirits. What I am reading, I think dairy is not going to be a part of the FTA. But even for India, beyond the software exports, we have to look at new markets. We have to diversify away from America. And Europe, with its population of 450 million people, can be a wonderful market for Indian exports, be it the pharma exports, textile exports, and other merchandise-based exports. So we're doing well on the software front, but now we need to push on the merchandise exports, of course. But more importantly, this is also about giving the White House a message that India and EU can collaborate together to talks for a trade deal starting back in 2007. They fell apart in 2013. Then there was almost for a decade no negotiation between the two entities. And after 2022, when the talks resumed after the pandemic, today we finally may have something. But at the end of the day, it has to be based on consumer interests on both sides. If we can give better products to the consumers, both in India and Europe, nothing like it. Absolutely. And Pathikrit, do we, give that credit to President Trump as far as, he seems to be seeking credit for everything and, suggesting as far as the latest statement is also concerned, the Treasury Secretary there seems to be saying that US has sacrificed a lot more than Europeans having in terms of taking steps to bring Russia-Ukraine conflict to an end, and in a way indirectly suggesting that India-EU FTA is now aiding when it comes to the war. Should we give them, the Americans, the credit for actually bringing EU and India closer? Well, somewhat the other way, they will definitely find a way to take a credit out of it. But see, invariably, the message from these two entities, whether it's EU or India, is that while United States remain extremely important for the world, it's the largest economy, but the world is no more driven by the tantrums of White House. That has to be kept in mind. The most important aspect of the India-EU trade deal is this, that there are certain red lines India has when it comes to agriculture sector, dairy, poultry, fisheries. And those sectors, European Union is not asking that you have to open up those sectors or we will not have a full-fledged trade deal. European Union is respecting those guardrails. When it comes to United States, the most critical issue on why the trade deal is not happening is because of the insistence
of the Americans that you must open up the agriculture sector so that their genetically modified products can enter the Indian market. Number one. Number two, there is a clear-cut dehyphenation when it comes to the trade deal from India's foreign policy. You know, the India-Europe Union foreign this trade agreement has in no way linked to India's procurement of oil from Russia. India would continue to take oil from wherever it is feasible for India in the greater interest of Indian consumers. I think European Union has no problem with that. Third, invariably, this is a message to the Americans that while you are extremely important, but others are equally important. Look at this. Right. This trade negotiation has been going on for almost 2 decades. But Yes. it's now that Ursula von der Leyen said But that Rikesh, we want this to is going to- focus exactly what the Prime Minister has just said, because this is being emphasized a number of times that a thriving India actually contributes to global stability, prosperity and security that benefits the entire world. And India has been very tactful as far as placing its position across the geopolitical uncertainty. Tushar and Pathikrit, appreciate you joining us here on the broadcast. Let's listen into what the Prime Minister said. अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है।